बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो इससे पहले बेटा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि बस तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वशकुरूली वला तकफ़ुरून, और शुक्र अदा करते रहो, इससे इनकार ना करो, कुफ़र ना करो। यानी देखें, अल्लाह पाक ने कहा कि अगर आप मुझे अर्श पर चाहते हो कि मैं आपको अर्श पर बैठ के याद करूं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुझे फ़र्श पर याद करो। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मुखातिब होकर कहा है कि ऐ मेरे बंदे, आप फ़र्श पर मुझे याद करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हें अर्श पर याद करूँगा। और मेरा शुक्र अदा करते रहो। मतलब अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत दी, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज़ पर मेरा शुक्र अदा करते रहो। हर हालात में, चाहे मुश्किल हालात भी हों, मायूसी ना करो, मायूस ना हो जाओ मेरी रहमत से, हमेशा शुक्र अदा करते रहो। जिस हालात में भी हो मेरा शुक्र अदा करो। तो बेटा हमें हर वक्त हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, या अल्लाह तू तो रहीम व करीम है, तू तो रहीम व करीम खुदावंद है, हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख, हमें इस मूज़ी मर्ज़ से, हमें इस वबा से अपनी रहमत के सदक़े बचा ले, और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, और हम सबको अपनी हिफाजत में रख, हम सबको इस मूज़ी मर्ज़ से, इस बीमारी से, इस वबा से छुटकारा दिला। तो बेटा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे याद करो। याद कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला का ज़िक्र करके, नमाज अदा करके, कुरान करीम पढ़ के, ठीक है, तस्बीह पढ़ के, अल्लाह से माफ़ी मांग के, तौबा करके। तो ये चीज़ें हैं बेटा, हमें अल्लाह पाक हर वक्त अपना ज़िक्र करने की, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टाइम जो लेक्चर मैंने वाइंड अप किया था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पे हमने ख़त्म किया था, पेज नंबर 28 पे। तो पेज नंबर 28 से ही टेक्स्ट बुक तमाम बच्चे अपने सामने रखें और पेन भी सबके पास होना चाहिए। मैं साथ साथ आपको नोट करवाऊँगा। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है बेटा हमारा पेज नंबर 28 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो बेटा पेज नंबर 28 पे जहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था उसके नीचे सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डू यू नो में, आपके सामने होगा, मेरे पास ये सामने बुक है। तो डू यू नो में आप देखें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेटमेंट है, फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। बेटा इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 दफ़ा पेपर में आ चुका है। क्या आता है क्वेश्चन कि राइट नेम्स एंड फार्मूलाए ऑफ एनी 2 मिनरल एसिड्स। कभी कभी आ जाता है राइट नेम्स एंड फार्मूलाए ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी मिनरल एसिड्स के नेम लिखें और उनके फार्मूलाज लिखें। तो बच्चे ये बात पहले ही बता दी थी मैंने आपको एसिड्स बेसिस के फर्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको कहा था मिनरल एसिड्स की जब भी बात की जाती है, मिनरल एसिड्स, देयर आर 3 मिनरल एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फार्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and third one is
नाइट्रिक एसिड HNO3, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, उसने भी लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यूजेस ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स के हम यूजेस पढ़ेंगे कि एसिड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिए। अब देखना ये होगा कि ये एसिड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस किस मकसद के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे बेटा। तो उनमें सबसे पहले देखें, आपके पास लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला बेटा हमें पता है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप लिखते जाएं फार्मूला भी H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी, टेक्स्ट बुक नहीं है तो नोट्स में ये टॉपिक ढूंढ लें, उसमें यूजेस ऑफ एसिड्स का लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है। तो साथ साथ मैं इसको रीड आउट भी करते जाऊँगा, आपको समझाता भी जाऊँगा। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स। देखिए आप इसको कह सकते हैं पहला पॉइंट मेन, इसको याद रख सकते हैं कि इसका सबसे मेन यूज़ किसके तौर पे है, फर्टिलाइज़र्स के तौर पे है। फर्टिलाइज़र्स यानी फर्टिलाइज़र्स में सल्फ्यूरिक एसिड का होना ज़रूरी है। कौन कौन से फर्टिलाइज़र बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र ऐसी हैं जो हम इससे बना सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन सी फर्टिलाइज़र बन सकती है, ठीक है। तो उसमें नाम भी बताए हैं उसने, ये उसके नाम हैं फर्टिलाइज़र कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। वैसे तो इससे कैल्शियम सल्फेट भी बनता है, कैल्शियम सल्फेट भी फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर मेंशन नहीं है आपकी बुक में, मैं बता देता हूँ आपको। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट ये भी बनता है। और इसके अलावा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में उसका फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ। कैल्शियम Ca, इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, H2PO4, इसके साथ भी ट्वाइस लगाएंगे, तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 ट्वाइस, और इसके साथ डॉट लगा के H2O, यानी ये फर्टिलाइज़र हाइड्रेटेड होती है, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। मोनो मीन 1, हाइड्रेट मीन वाटर। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का ये फार्मूला है बेटा, ठीक है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को आमतौर पर ऐसे लिखा जाता है, ठीक हो गया। तो लेकिन ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। सम टाइम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर H3PO4 के लिहाज से भी मोनोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन इसकी डिफरेंट फार्मूला होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए फार्मूलाज, वैसे आपने सिर्फ उनके नेम ही याद करने हैं, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो ये सारी के सारी फर्टिलाइज़र्स हैं, सुपर फास्फेट भी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे एक्सप्लोजिव्स। अब एक्सप्लोजिव्स के बारे में भी आपको बेहतर पता है। एक्सप्लोजिव्स मीन फायरवर्क्स के लिए जो हम मटेरियल बनाते हैं, धमाका खेज़ अशिया में, बारूद वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों में बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं। उसके बाद पेंट्स के बारे में भी बेहतर जानते हैं, वहाँ भी यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद डाइज़ के बारे में भी आप बेहतर जानते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि दुपट्टे डाई कराने के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो वो डाइज़ जो होते हैं उनके पास भी एक केमिकल होता है, केमिकल में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। उसके बाद ड्रग्स, तो ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी मतलब इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद इट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है कहाँ, इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज, ये लीड नहीं है, बाज़ बच्चे इसको गलत पढ़ रहे होते हैं, लीड स्टोरेज, ये लीड स्टोरेज नहीं है, लेड स्टोरेज बैटरी है। अब मैं आपको बताऊंगा भी सी इसको लेड स्टोरेज बैटरी क्यों कहा गया। लेड स्टोरेज
बैटरीज। अब इनमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा था, पूरा टॉपिक था। उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी थे। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, आपने देखा होगा यूपीएस बैटरी जो हमारे पास होती है। अब यूपीएस बैटरी में आप देखते हैं, कहते हैं कि इसमें तेज़ाब है, ठीक है। तो वो जो तेज़ाब होता है क्या होता है, वो कौन सा होता है, वही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वही सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को उर्दू में तेज़ाब कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसको लेड स्टोरेज क्यों कहा? अब लेड के बारे में आपको पता है, लेड एक एलिमेंट है, मेटल है, इसका सिंबल होता है Pb, लेड स्टोरेज। उसको उस बैटरी, यूपीएस बैटरी को लेड स्टोरेज इसीलिए कहा जाता है, उसके अंदर जो प्लेट्स लगी होती हैं ना, प्लेट्स लगी होती हैं, एनोड और कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, वो लेड की बनी होती हैं। लेड एक मेटल है, मटेरियल है, तो इस वजह से उसका नाम रखा गया लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये मटेरियल है, मेटल है एक, ठीक है, लेड मेटल है, Pb सिंबल है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें जो तेज़ाब होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, तो ये भी यूज़ है इसका। नंबर 2 नाइट्रिक एसिड। दूसरे नंबर पे बेटा नाइट्रिक एसिड आ गया। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपको पता है HNO3, ठीक है, ये भी साथ लिख लें बेशक। अच्छा जी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका कि राइट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है आपका। राइट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आप यूजेस जितने हैं वो सारे लिखने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड भी बेटा फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। अब नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ठीक है। कैसे, कौन सी फर्टिलाइज़र के लिए बेटा? ये यूज़ होता था अमोनियम सल्फेट के लिए। अब नाइट्रिक एसिड यूज़ होगा अमोनियम नाइट्रेट के लिए। अमोनियम का फार्मूला होता है NH4। अमोनियम नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं? NO3। दिस इज़ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र है। उसके बाद ये भी यूज़ होता है किसमें बेटा? एक्सप्लोजिव्स में, इसका भी सेम यूज़ है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का था। पेंट्स में भी यूज़ होता है, ड्रग्स में भी यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ गई, एंड एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। एचिंग डिज़ाइन, ये आपके लिए बच्चे न्यू टर्म है। व्हाट इज़ एचिंग? एचिंग डिज़ाइन, इसका टॉपिक भी आगे एक आएगा हमारे पास छोटा सा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा एचिंग डिज़ाइन होता क्या है एक्चुअली? एचिंग है क्या? एचिंग बेटा प्रोसेस है डिज़ाइन का। एचिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? डिज़ाइन का। डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट मटेरियल पे, ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते हैं मेटल्स पे डिज़ाइन करने के लिए। मेटल्स में भी स्पेशल यूज़ होता है ये कॉपर प्लेट्स पे। कॉपर प्लेट्स पे ऊपर कैसे, वो भी डिस्कस करते हैं। और आम तौर पर मिरर, गिलास वगैरह बनाने के लिए मिरर वगैरह के ऊपर कोई डिज़ाइन करना हो, गिलास मटेरियल के ऊपर यूज़ करते हैं। तो एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशली नाइट्रिक एसिड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है कॉपर प्लेट्स के लिए, मिरर और गिलास के लिए यूज़ नहीं होता। ये मैंने आपको एचिंग की एग्जांपल दी है कि एचिंग मिरर पे भी होता है, गिलास पे और मेटल्स पे भी होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिर्फ कॉपर प्लेट्स के लिए यूज़ होता है, वो इसके लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको रेज कर देता हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए किस चीज़ पर डिज़ाइन करने के लिए? कॉपर प्लेट्स पे। कैसे बेटा? आपके पास कॉपर प्लेट होती है, कॉपर प्लेट के ऊपर बाज़ों का आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन वगैरह बने होते हैं, कॉपर गिलास बना होता है या कॉपर कोई प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर देखिए आप, मतलब खूबसूरत उसके ऊपर नक्शो निगार बने होते हैं, डिज़ाइन सा बना होता है खूबसूरत। वो जो डिज़ाइन बना होता है ना, वो एचिंग डिज़ाइन कहलाता है।
इसकी आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपने ये कॉइन्स देखे होंगे, 5 रुपये कॉइन है, 2 रुपये कॉइन है, उसके ऊपर देखें डिज़ाइन बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब डिफरेंट किस्म की मतलब लिखा हुआ भी होता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा होता है, 5 रुपये लिखे होते हैं, 1 रुपये लिखा होता है, उसके ऊपर जितना भी वो डिज़ाइन बना होता है ना, इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। किसके ऊपर? कॉपर प्लेट्स के ऊपर। तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बनाना, खूबसूरत कोई चीज़ लिख देना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कॉपर प्लेट है जी उनके पास, कॉपर प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का कोई फ्लावर वगैरह बना देते हैं, डिज़ाइन सब बना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो बनाई जाती हैं एक्चुअली वो एक उसको एचिंग कहते हैं। वो एचिंग डिज़ाइन कैसे होता है वो हम आगे इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है जी ऑन कॉपर प्लेट्स, ये उसने बता दिया कॉपर प्लेट्स, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नंबर 3 पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला भी आपको पता है बच्चे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, उनको वॉश करने के लिए, उनके ऊपर रस्टिंग वगैरह है, कोई डस्ट वगैरह है, उनको सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 टैनिंग। टैनिंग आपके लिए एक नई टर्म है, ये आपने आई थिंक डिस्कस नहीं की होगी पहले जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे टैनिंग। व्हाट इज़ टैनिंग? ये आपके लिए एक नई टर्म है। टैनिंग बेटा ये होता है कि हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि हम आम तौर पर टैनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, आम तौर पर बेटा इसमें ये होता है कि जो जानवरों की खालें होती हैं, ठीक है, जानवरों की खाल से हम क्या करते हैं, लेदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेदर। यानी उन खालों को कहा जाता है हाइड्स। जो हाइड्स होती हैं, एनिमल हाइड्स होती हैं, जानवरों की खालें। आप तौर पर आप देखते हैं लिखा होता है, ये भी कुर्बानी आ रही है ना, कुर्बानी के नज़दीक आप देखेंगे लिखा होता है कुर्बानी की खालें। वो जो खाल होती है, खाल जो उतारते हैं, वो कुर्बानी की खालें कहाँ जाती हैं? उनको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है, एसिड्स उसके ऊपर डाले जाते हैं, एसिड्स में से पास कराया जाता है, उसको सही तरीके से क्लीन करके, वॉश करके उसको कन्वर्ट किया जाता है, किस में? हाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है किस में? लेदर में। फिर उससे लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, ठीक है, बहुत सारे लेदर के आइटम्स बना के मार्केट में सेल किए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टैनिंग, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टैनिंग प्रोसेस में, आप भी साथ लिख लें। एक्चुअली व्हाट इज टैनिंग? टैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इन टैनिंग इज एक्चुअली कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ hides into leather, यानी कि लेदर आइटम्स बनाना, किससे? हाइड्स से। और वो कौन सी हाइड्स होती हैं? एनिमल हाइड्स, यानी एनिमल हाइड्स। तो एसिड HCl का क्या रोल है उसमें? इसके ऊपर एसिड वगैरह को उसे उसको वॉश करते हैं, ये एंटीसेप्टिक भी होता है, उसको वॉश करके क्लीन करके बिल्कुल अनवांटेड मटेरियल उसमें से हटा के उसको साफ़ करके लेदर बना देते हैं। लेदर से फिर बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो ये था टैनिंग, ये एक नई टर्म थी आपके लिए। नेक्स्ट है जी इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बेटा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या यूज़ है इसका? प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो आमतौर पर हम पेनाफ्लेक्स वगैरह देखते हैं, इसके अलावा प्रिंटिंग इंक होती है, जो प्रिंट होकर चीज़ आती है हमारे पास। आपने नोट किया होगा पेनाफ्लेक्स जब हम बनवा के लाते हैं, जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ से अगर आपको गुजर हो, बहुत मतलब इरिटेटिंग सी स्मेल भी आपको आ रही होती है। उसमें खैर बहुत सारे पेंट्स भी होते हैं, डाइज भी होते हैं, लेकिन HCl का रोल क्या है? HCl वहाँ पर उन इंक्स का जो पेस्ट बनाते हैं, जो मटेरियल बनाते हैं, या उसका जो सोल्यूशन बनाते हैं ना, उसके सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड। अब बेटा बेंजोइक एसिड, यहाँ पर फार्मूला तो नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। बेंजोइक एसिड किस चीज़ से है? बेंजीन से। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है हमारे पास C6H5, C6H5, आगे लिख दें जी COOH,
COOH, दिस इज़ बेंजोइक एसिड। फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए, फूड ख़राब ना हो जाए उसको स्टोर करने के लिए। तो बेंजोइक एसिड लगा दें तो ये क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ख़राब नहीं होने देता, एयर के मॉइस्चर के अटैक से उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स को किल कर देता है, राइट। नेक्स्ट 5, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला पहले भी हमने पढ़ा था, दोबारा लिख रहा हूँ, CH3COOH, दिस इज़ एसिटिक एसिड, जो कि आपको पता है विनीगर, सिरका जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड, खुराक को खुश जायका बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आपको पता है हम यूज़ करते हैं, हम हर घर में तकरीबन ये यूज़ होता है। एंड फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ होता है बेटा, फूड को प्रिजर्व भी करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है। दूसरा यूज़ है इसका, इट इज़ आल्सो यूज टू क्यूर द स्टिंग ऑफ वैस्प्स। नई बात आ गई, स्टिंग ऑफ वैस्प, ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई, स्टिंग ऑफ वैस्प्स। स्टिंग ऑफ वैस्प का मतलब क्या है बेटा? वैस्प एक इंसेक्ट को बोलते हैं, इंसेक्ट, ये येलो किस्म का इंसेक्ट है, इसको उर्दू में बोलते हैं भेड़, उर्दू में नाम इसका है भेड़, ये भेड़ बोलते हैं इसको, भेड़, ठीक है। और आमतौर पर ये येलो इंसेक्ट, आजकल ये जिस तरह समर सीज़न है ना, इंसेक्ट येलो सा चल रहा होता है, भाग रहा होता है और आमतौर पर हमें काट लेता है, येलो इंसेक्ट, उसको वैस्प बोलते हैं। आमतौर पर इसको हम डैम्बू भी बोलते हैं कि डैम्बू ने काट लिया हमें, डैम्बू डंग मार लेता है, जो उसका जो डंग होता है ना, स्टिंग ऑफ वैस्प्स, यानी भीड़ वगैरह, वो जो येलो सा इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो जो आपको डंग मार लेता है ना, उसको कहते हैं स्टिंग ऑफ वैस्प। अगर डैम्बू आपको काट ले, यानी वैस्प, उसको उर्दू में भीड़ बोलते हैं, भीड़ आपको काट ले तो क्या होगा? उसको क्योर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? एसिटिक एसिड। यानी एसिटिक एसिड की क्वांटिटी, आमतौर पर ये डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन, ये चीज़ें इस तरह की बनाई जाती हैं जिसमें ये एसिड होता है, जिससे क्योर हो जाता है, उसका इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है बंदा, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस थे हमारे, यूज़ ख़त्म हो गए। पेज नंबर 29 पे ही अब देखें, डू यू नो, यस वी नो, क्या? नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, इसके ऊपर लिख लें बेटा, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और MCQs भी हैं और इंटरेस्टिंग MCQs हैं, इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से एंड MCQs भी बनते हैं इसमें से। तो इसमें से अक्सर बेटा MCQs कैसे बनता है, इसमें से सम टाइम सोर्स पूछा होता है, सोर्स के लैक्टिक एसिड कंटेन, नीचे ऑप्शन होते हैं कौन सा एसिड। इसी तरह सिट्रिक एसिड कंटेन, यानी कि सिट्रिक एसिड में कौन कौन सा उसका सोर्स है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ, मतलब मैलिक एसिड, नीचे ऑप्शन दे देंगे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेंसिड बटर, मीन जो ऑप्शन लिखे हुए हैं मैं वो बोल रहा हूँ, ये MCQs बन जाता है। या सम टाइम 2 एसिड्स के नाम लिख देते हैं, कहते हैं इनके सोर्सेज बताएं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं, इनके सोर्सेज बताएं, कहाँ कहाँ से होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें आपने फिर सोर्स बताना होता है, यानी वो सोर्स से MCQs बना सकता है एसिड का, और एसिड्स का MCQs बना सकता है सोर्स के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी दे देते हैं, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। वो 2 एसिड लिखे होते हैं, कहते हैं इनका नेचुरल तौर पे ये एसिड्स हैं, इनके सोर्स बताएं, तो आपने बताना होता है। तो MCQs भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसी के रिलेटेड ही आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सॉल्व हो जाएगा इसको करने से, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए बेटा, एसिड नंबर 1 सिट्रिक एसिड को बता रहा है कि सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ होता है, उसका सोर्स क्या है। उस सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लाइक लेमन, ऑरेंज, ठीक है। नंबर 2 लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, इन अदर वर्ड्स योगर्ट,
आप कह सकते हैं दही वगैरह में सोर मिल्क, ये एमसीक्यूज आ चुका है बोर्ड में कि मतलब पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, नीचे ऑप्शन थे उसमें सोर मिल्क भी था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स। स्टिंग्स ऑफ बीज, शहद की मक्खी। देखिए अब भीड़ में अभी बात कर रहे थे हम, डेंगू में और चीज़ है, उसमें डेंगू में क्या होता है? बेस होता है, डेंगू के डंग में बेस होता है नेचुरल तौर पे जी। तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा साथ सॉल्व हो जाएगा जी। पहला है जी सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज, ये एग्जांपल दी हुई है। नंबर 2 लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बोर्ड में आ चुका है एक दफ़ा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। नीचे ऑप्शन थे और उसमें एक सोर मिल्क का ऑप्शन भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। ठीक है, नंबर 3 फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड ये कहाँ होता है? स्टिंग्स ऑफ बीज, शहद की मक्खी, वो भी डंग मार लेती है हमें, उसमें एसिड होता है। एंड ऑन्ट्स, चूंटियाँ वगैरह होती हैं, ये कीड़ियाँ चल रही होती हैं, हमें काट लेती हैं हमें, तो ये आंट्स में भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। हाँ जी, इसी वजह से हमें इरिटेशन हो रही होती है, कोई चीज़ काट ले तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है क्योंकि उसमें एसिड होता है। ब्यूटारिक एसिड। अब ब्यूटारिक एसिड कहाँ होता है बेटा? रेंसिड बटर। अब व्हाट इज़ रेंसिड बटर? बटर की तो समझ आ रही है, व्हाट इज़ द मीन बाय रेंसिड? बेटा रेंसिड बटर मीन स्पॉइल्ड, जो ख़राब हो जाए। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इसको एक्सपायर हो जाए। बटर आप रखते हैं, मतलब वो एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी डेट से आगे चला जाए तो ख़त्म, ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, स्मेल सी आने लग जाती है उसमें से, हाँ, तो उसको बोलते हैं रेंसिड बटर, जो ख़राब हो जाए। टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड बेटा ये आमतौर पर जो सोर एंड टेस्ट चीज़ें होती हैं उनमें होता है। टैमरिंड, इमली वगैरह में, ग्रेप्स, अंगूर वगैरह, एप्पल्स, उनमें होता है ये। नंबर 6 है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये किस में होता है बेटा? एप्पल्स में। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट था एप्पल्स वाला। मतलब नेक्स्ट है जी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यूरिन में होता है, ठीक है। और नंबर 8 स्टीरिक एसिड, ये फैट्स में होता है बेटा। फैट्स एंड ऑयल्स, कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं, हम घी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल घी, ठीक है, तो उसमें आमतौर पर ये स्टीरिक एसिड होता है। तो ये मतलब इसकी मेन चीज़ें थी, छोटी छोटी जो हमने डिस्कस की। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज लाजमी इस बेटा टेबल में से, तो मेरे ख्याल में बोर्ड में हर दफ़ा एक एमसीक्यूज आ रहा है, एक एमसीक्यूज लाजमी आता है इसमें से। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसको आपने इजी नहीं लेना, इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी, दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हम डिस्कस करेंगे। बेटा जनरल प्रॉपर्टीज़ की जब भी बात की जाती है, आपको पता है जनरल प्रॉपर्टीज़ की जब भी बात की जाती है उसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की, वो तो हमने पढ़ ली थी पहले ही, जो मैंने आपको बताया था, टेबल हमने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस का, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। एसिड्स की पढ़ ली थी, अब हम बेसिस की पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसकी डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेटा एक एक चीज़ गौर से समझनी है, रिएक्शन बहुत ही ईजी हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है कि एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ये आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात की जाती है तो हम समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। तो किसके केमिकल रिएक्शंस? बेसिस के, यानी आज हम बेसिस के रिएक्शन पढ़ेंगे। अब बेसिस कौन कौन से हैं आपको भी पता है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये बेटा है, ये हमने बेसिस चंद एक बेसिस मैंने लिखे हैं, इनके रिएक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे कि बेसिस जब डिफरेंट चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपने साथ साथ वैसे ही लिखना है जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एसिड्स के रिएक्शन में लिखवाया था जी। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, यानी बेसिस एसिड के साथ रिएक्शन करें तो बेटा बात वही आ जाती है, एसिड रिएक्शन करें बेस के साथ या बेस रिएक्शन करें एसिड के साथ, बात तो एक ही है ना। तो पहले हमने ये पढ़ लिया है, तकरीबन हमने एसिड का रिएक्शन बेस से पढ़ा था, अब वही बेस है एसिड से रिएक्शन करेगा। तो खैर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, आपको पता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, ये दो चीज़ें बनेंगी, इसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, ये सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको हम नाम भी देते थे किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, आप वही वाले रिएक्शन भी यहाँ बेटा लिख सकते हैं, गलत नहीं होंगे। वहाँ पर आपने पहला कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने बेस यूज़ किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपने एसिड वहाँ पे यूज़ किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यहाँ से Na और इधर से Cl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। सिंपल सा रिएक्शन था ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये इजी रिएक्शन है, ज़्यादातर यूज़ होता है। दूसरा, उन्होंने जो एग्जांपल लिखी है आपकी वो भी हम लिख लेते हैं। अब उन्होंने बेस चेंज किया है और साथ एसिड भी चेंज किया है, हम भी चेंज कर लेते हैं। बेस कौन सा लिखा है उन्होंने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उन्होंने सेकंड नंबर वाला ये वाला बेस यूज़ कर दिया, कोई मसला नहीं। बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड भी चेंज कर दिया है। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब उन्होंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है, नो इश्यूज़, हम इसका रिएक्शन भी लिख देंगे। हमें तो पता है ना, जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो अब सॉल्ट किसका बनेगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, सॉल्ट हमेशा मेटल का होता है जी। तो यहाँ पर मेटल कौन सा है, पोटाशियम K। तो पोटाशियम अपने सल्फेट बनाएगा। ठीक है, उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए हमें कि पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला होता है K2SO4, दिस इज पोटाशियम सल्फेट। और साथ क्या बनना है, वाटर बनना है। वाटर का फार्मूला हमें पता है H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस थी, इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करने का तरीका, तरतीब से। यहाँ पे देखिए पोटाशियम 1 है, यहाँ देखिए पोटाशियम कितने हैं, 2, तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें। ठीक है, अब जब यहाँ 2 लगाएंगे पोटाशियम के बाद आगे कौन सा एटम है हमारे पास, एलिमेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बाकी सारी इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, कितने हो गए, 4। यहाँ भी बैलेंस है, 2 2 जा 4। उसके बाद बाकी बचा SO4, तो वैसे का वैसे यहाँ लिख दिया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन होता है किसके साथ, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा बेटा, तब हमारे पास 3 चीज़ें बनेंगी। नंबर 1 सॉल्ट बनेगा,
सॉल्ट के साथ दूसरी चीज़ कौन सी बनती है बेटा? वाटर। और वाटर के साथ क्योंकि ये अमोनियम सॉल्ट है, इसमें अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। अमोनिया गैस NH3 ये गैस इवॉल्व होगी। इसके साथ मैं एरो बना रहा हूँ, ये ब्रैकेट में लिखते जाएं, साथ लिख लें ताकि आपको याद हो कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। 3 चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो किसके साथ रिएक्शन कराना है जी? अमोनियम सॉल्ट के साथ। अब अमोनियम सॉल्ट का मतलब, आमतौर पर अमोनियम सॉल्ट तो वैसे तो बहुत सारे हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, इस तरह के सॉल्ट होते हैं। चलें एक लिख देता हूँ मैं पहले, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? बेस के साथ। चलें जी बेस इसमें कौन सा यूज़ करें? चलें जी मैं पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है NaOH वो लिख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। अच्छा, बेस को मैंने आपको बताया था, ये जो जितने भी बेसिस मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। तो वाटर में सॉल्युबल हैं तो इनको क्या नाम देंगे? अल्कलीज का, कि हम इनको अल्कलीज भी कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जी रिएक्शन आ, जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। तो सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा? सोचने की बात है। यहाँ इन दोनों में मेटल कौन सा है? मेटल तो ये है सोडियम। तो सोडियम क्या बनाएगा? अपने क्लोराइड, ये NaCl सॉल्ट बन जाएगा। इधर से Na और इधर से Cl, ये सॉल्ट बन गया जी NaCl। उसके बाद क्या बनेगा? मैंने पहले बता दिया, वाटर H2O प्लस। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, क्या बनेगा? अमोनिया गैस NH3 के साथ एरो लगा देंगे। अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड, अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, अमोनिया गैस इज स्केप्ड आउट, ये एक ही मीनिंग में आते हैं। अमोनिया गैस स्केप आउट होगी, अमोनिया गैस रिलीज होगी, अमोनिया गैस लिबरेट होगी। लिबरेट मीन वही रिलीज होना। ठीक है, अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, ये पहला रिएक्शन हो गया। तो इसमें सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया और अमोनिया गैस बन गई। नेक्स्ट जी, ये पहला रिएक्शन था हमारा। अब दूसरा रिएक्शन, हम अमोनिया का सॉल्ट चेंज करते हैं। अमोनिया का सॉल्ट दूसरा है जी हमारे पास अमोनियम सल्फेट NH4, ये अमोनिया, और यहाँ पर SO4, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अमोनियम सल्फेट NH4 के साथ 2 आता है और SO4, ये अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला है। अब हमने अमोनियम का सॉल्ट चेंज किया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको बेस भी चेंज करते हैं। अब चलें जी बेस हम यूज़ कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जी हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ रिएक्शन लिखेंगे, सेम वही चीज़, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि सॉल्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? कैल्शियम का सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा, कैल्शियम सल्फेट, ये बनेगा जी कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन गया, सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? वाटर, आपको पता है H2O, वाटर भी बन गया। अब तीसरी चीज़ कौन सी बननी है? अमोनिया गैस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमोनिया गैस NH3, ये। अब बैलेंस करते हैं इसको। अब बैलेंस करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि पहले आप प्रोडक्ट लिख लिया करें, कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। स्टार्ट से देखें बेटा, अब यहाँ पर देखें स्टार्ट में ही नाइट्रोजन कितने हैं? 2, जबकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो आपने यहाँ पर 2 लगा देना है ताकि हमारे पास नाइट्रोजन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। जब यहाँ पर 2 लगा दिया, उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लें। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 ये हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 8 वहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, कितने हो गए? 10। इसको काउंट करें,
2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पे कितने हैं 2, इसको बैलेंस कर लें। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 6 10 हो गए बैलेंस। या आप ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, पहले 1 था, अब यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, ये भी बैलेंस हो गया। यानी आपकी मर्ज़ी, आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें या ऑक्सीजन को, प्रेफर किया करें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। यानी मैंने यहाँ पे आप पहले हाइड्रोजन काउंट करके इधर बैलेंस किया है, आप अगर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। आप कहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएं। अगर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन खुद ब खुद क्या हो जाएंगे बैलेंस। तो ये हमारे पास सॉल्ट, ये वाटर और ये अमोनिया गैस, ये यानी कि चीज़ें, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं जी। तो अब लास्ट हमारा रिएक्शन है, उसमें लिखा हुआ है, हेडिंग है, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए आप, पेज नंबर 30 है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी हम बेसिस का रिएक्शन किन के साथ करवाएं, किसी ऐसे सॉल्ट्स के साथ करवाएं कि जिससे हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और वो हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स को आमतौर पर पीपीटी के साथ डॉट लगा देते हैं। पीपीटी ये उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, पीपीटी प्रेसिपिटेट्स। यानी कि प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोक्साइड बनेंगे इसमें और क्या बनाएंगे वो प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये एक्चुअली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हैं, आमतौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लस्सी बनाते हैं दही वाली, अब दही से लस्सी बनाते हैं हम, जो है उसको थोड़ी देर के लिए गिलास में डाल के रख दें, तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसमें जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो बाद में उनको हम शेक करते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना फैट्स, वो प्रेसिपिटेट भी वैसे ही होते हैं, छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते। अब ये कैसे बनेंगे बेटा, इसमें ना एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी रिएक्शन लिखेंगे ना हम बेस एक ही यूज़ करेंगे, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कॉस्टिक सोडा, हम कॉस्टिक सोडा ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, अब इसमें ये कैसे बनेंगे, जब भी हम हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका, कॉस्टिक सोडा का, हैवी मेटल। अब हैवी मेटल क्यों कहा, मतलब उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उन हैवी मेटल्स भी कहा जाता है। उनमें से कोई मेटल हो जिसका सॉल्ट हो, जैसा कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है ये हैवी मेटल है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है आपने, तो साथ ही AQ लिखा होता है, AQ एक्वस। इसका एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन किसके साथ कराना है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन में एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि ऊपर कह दिया उसने प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेंगे ही हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो यानी पहले कॉपर का सॉल्ट था, सोडियम का हाइड्रोक्साइड था, अब ये रिवर्स हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसका हाइड्रोक्साइड था अब उसका सॉल्ट बन जाएगा और जिसका सॉल्ट था उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो अपना सल्फेट बना लेगा और जो कॉपर है वो अपने हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैसे, अब कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी तो आना चाहिए हमें, CuOH ट्वाइस, क्यों, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड भी कितने आएंगे, 2, बैलेंस बाद में करेंगे। ये हाइड्रोक्साइड बन गए और सोडियम क्या बनाएगा, अपना सल्फेट बनाएगा, सोडियम अपना
सॉल्ट बनाएगा। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Na2SO4। ये फार्मूले हमें पता होने चाहिए, आने चाहिए। जब फार्मूला आता होगा हम लिख लेंगे, उसको फिर बैलेंस करना ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है बेटा, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें यहाँ पर। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोक्साइड भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी हमने 2 लगाए थे ऑलरेडी 2, तो बैलेंस हो गई भैया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह ये कॉपर था। कॉपर के बाद देखा है हमारे पास हैवी मेटल जिंक, जिंक क्लोराइड, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। अभी बैलेंस नहीं किया मैंने। सेम हेयर सॉल्ट बनेगा, जिसके क्लोराइड थे अब उसके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, जिसके हाइड्रोक्साइड थे अब उसके क्लोराइड्स बन जाएंगे। अब क्या होगा, सोडियम अपने क्लोराइड बनाएगा सॉल्ट, आपको पता है, और जिंक अपने क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। हमें पता होना चाहिए जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का फार्मूला यहाँ पर 2 आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो जिंक की वैलेंसी है वो कितनी होती है, 2। तो कॉपर की वैलेंसी 2 थी, तो इसीलिए हमने कॉपर के साथ भी 2 हाइड्रोक्सल लगाए। उसके बाद जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो हमने जिंक के साथ भी 2 हाइड्रोक्साइड लगाए। इधर से सोडियम अपने क्या बनाएगा, क्लोराइड। अब हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला तो पता है, क्या होता है, NaCl। अब बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 1, इधर भी 1, क्लोराइड यहाँ पर 2, क्लोरीन 2 है यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 2 लगा दें। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 लगा दें, जब यहाँ 2 लगाएंगे अब हाइड्रोक्सल 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 ही लगाए थे हमने, यानी इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस होती जाएगी। जिंक भी हैवी मेटल था। उसके बाद हमारे पास होता है जी फेरिक क्लोराइड, FeCl3। इसका रिएक्शन कराना है आपने किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सब में आएगा। सेम हेयर, अब फेरिक अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या, FeOH3, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन थे। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी यानी फेरिक की वैलेंसी कितनी है, 3, तो यहाँ पर भी 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और सोडियम अपने क्लोराइड बनाएगा, क्या होते हैं, NaCl। अब बैलेंस करते हैं तरतीब से। क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दें। जब यहाँ 3 लगाएंगे अब सोडियम भी कितने हो गए, 3, यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर 3 लगा दें। जब यहाँ 3 लगाएंगे अब हाइड्रोक्सल भी कितने हो गए, 3, तो हमने ऑलरेडी 3 लगा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे सेम किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और फेरस हाइड्रोक्साइड। अब FeOH ट्वाइस, क्यों, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर फेरस है, यहाँ फेरिक था, वहाँ पर फेरस है, यहाँ पर 2, तो सेम सोडियम अपने सल्फेट बनाएगा। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोक्साइड भी क्या हो गया, 2, यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी हमारे पास सॉल्ट बना और हाइड्रोक्साइड। इसी तरह नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, यहाँ पर लेड की वैलेंसी 2 है। इसका रिएक्शन लिखेंगे किसके साथ, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। अब वही रिएक्शन होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। अब लेड अपने हाइड्रोक्साइड बना लेगा और सोडियम अपने नाइट्रेट बना लेगा, तो लेड हाइड्रोक्साइड के साथ PbOH ट्वाइस, क्योंकि लेड की वैलेंसी भी 2 होती है। और सेम सोडियम नाइट्रेट, लेकिन सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब बैलेंस करते हैं,
यहाँ पर देखें NO3 कितने हैं 2, यहाँ पर NO3 कितने हैं 1, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो अब सोडियम भी कितने हो गए 2, यहाँ सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पर 2 लगा दें। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोक्सल कितने हो गए 2, यहाँ पर ऑलरेडी हमने 2 लगाए हैं। यानी अगर पहले आप हाइड्रोक्सल ना भी लगाए ना तो बाद में जब सारी इक्वेशन बैलेंस होगी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सल आने हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं जो लिखने लगा हूँ ये ऐसे करूँगा। कैल्शियम क्लोराइड आखिरी रिएक्शन, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सेम सोडियम अपने क्लोराइड बनाएगा और कैल्शियम अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हमें पता है CaOH ट्वाइस, वो हमें पहले भी पता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या बनेगा नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 2 लगा दें, 2 हो गए ये भी। जब यहाँ 2 लगाएंगे अब सोडियम भी कितने हो गए 2, यहाँ पर सोडियम कितने थे 1, यहाँ पर 2 लगा दें। जब यहाँ 2 लगाएंगे अब हाइड्रोक्सल कितने हो गए 2, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 2 लगाया हुआ है। तो बेटा ये जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं ना ये इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, दोनों सॉल्यूशन होते हैं, उसमें प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाते हैं। और इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कैसे, अगर हम बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड की, यानी कि ये प्रेसिपिटेट होते हैं ना, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं इनका कलर होता है ब्लू, ये ब्लू PPT होते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट होते हैं। जिंक के जो बनते हैं, जिंक का कलर वाइट होता है, इनके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब नेक्स्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक है जिसमें 3 हाइड्रोक्सल होते हैं, इसके ब्राउन PPT होते हैं, इसका ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाते हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट कचरा सा बन के नीचे बैठ जाता है। सेम इसमें जिसमें 2 हाइड्रोक्सल हैं, ये फेरस है, इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, इसके डर्टी ग्रीन होते हैं PPT। ठीक है, लेड और बाकी कैल्शियम, इन दोनों के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, लेड के भी वाइट होते हैं, वाइट PPT, कैल्शियम के भी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। PPT के बाद डॉट लाजमी लगाना है, यानी इनके कलर भी साथ साथ आपने लिखने हैं, मेंशन करने हैं। ठीक है, तो ये थे, यानी कि ऐसे हाइड्रोक्साइड बने, प्रेसिपिटेट बने, लेकिन प्रेसिपिटेट तो बना दिए, लेकिन थे क्या वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड, और उनके साथ साथ कलर भी शो हुए हैं। तो ये थे बेटा हमारी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपने, इसके तैयार करके लिखने हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करें इसकी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।